Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, इस टेस्ट को देखने से पहले हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 52 मैंने अभी सुबह 6:30 बजे के लगभग अपलोड किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है पूरे के पूरे 30 प्रश्न जैसे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न शानदार लेवल के RBSC की किताब में से बनाए गए हैं। यहाँ पर हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 60वां पेपर हल करेंगे। दोनों लेवल के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके आता है, छात्र को जो भी ज्ञान मिले वह बिखरा हुआ न होकर सम्मिलित होकर मिले, यह प्रयोजना विधि के किस सिद्धांत का पालन करता है? उपयोगिता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत और सामाजिकता का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 1 में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में आपका जो सही आंसर है साथियों, एक बार बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। आंसर सभी के 20 में से यूँ मानो 18 या 17 क्वेश्चन तो सही होने ही होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सह संबंध का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि छात्र को ज्ञान जो मिलता है वो बिखरा हुआ न होकर कैसा होना चाहिए? सम्मिलित रूप से। तो सम्मिलित रूप से कब होगा? जब ज्ञान एक दूसरे से संबंधित होगा। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है आपके, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? पात्र अभिनय विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, प्रयोगशाला विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, भाषण विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे या अनुसंधान विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 2 में आपका प्रथम विकल्प सही है, पात्र अभिनय विधि। देखिए, दहेज की समस्या आपको पढ़ाना है। कौन सी समस्या पढ़ाना है? दहेज की। तो प्रयोगशाला में तो दहेज की समस्या कैसे पढ़ाओगे? भाषण में उतना प्रभावी नहीं रहेगा, बल्कि जो पात्र अभिनय मतलब बच्चों को अलग अलग पात्र दे दिए जाएंगे कि भाई एक नाटक के रूप में अगर आप उसको प्रस्तुत करते हो तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसलिए दूसरे क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेलार्ड ने, पार्कर ने, रिचर्डसन ने और किलपेट्रिक ने। तो साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होगा। एक तो प्रोजेक्ट विधि है, एक खोज विधि या अनुसंधान विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। इनमें से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिएगा, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड्स महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रिचर्ड्स महोदय के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न संख्या 3 में। जबकि प्रोजेक्ट शब्द जो प्रोजेक्ट विधि है इसके जनक हैं किलपेट्रिक। और प्रोजेक्ट विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है? जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित है। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है साथियों आपके, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है उसको भ्रमण विधि कहते हैं, अनुसंधान विधि कहते हैं, कार्य गोष्ठी विधि कहते हैं या समस्या समाधान विधि कहा जाता है? तो साथियों, जो विधि जिसका आधार निरीक्षण प्रक्रिया होता है, तो यहाँ पर निरीक्षण की प्रक्रिया का आधार भ्रमण विधि में है। कौन सी विधि में है? भ्रमण विधि में। क्योंकि भ्रमण विधि में जब बच्चों को कोई किसी भी जगह पर ले जाया जाता है भ्रमण के लिए, तो छात्र उस चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करते हैं। इसलिए आपका प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। साथियों, 5वां क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं कहलाता है? मैजिक लैंटर्न, फ्लैश कार्ड, लिंगुआ फोन और टेलीविज़न। तो यहाँ पर देखिए, चित्रों को बड़ा करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं। लिंगुआ फोन तो एक दृश्य सामग्री है साथियों,
फ्लैश कार्ड में ऐसा नहीं होता है, ना ही टेलीविज़न में होता है, बल्कि मैजिक लैंटर्न, जिसको जादुई लालटेन भी कहा जाता है, ये एक प्रक्षेपी यंत्रों के अंतर्गत आ जाता है। प्रक्षेपी सामग्री होती है जिसमें जो छोटे चित्र हैं इस यंत्र के माध्यम से पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो आपके प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, छठे क्वेश्चन को, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है वह कौन सी विधि है? अवलोकन विधि है, कहानी कथन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या नाटकीकरण विधि है? तो देखिए छठे क्वेश्चन का सही विकल्प आपको चुनना है। बताइए प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा आपके कहानी कथन विधि। कौन सा रहेगा? कहानी कथन विधि। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। क्लियर है सभी के ये प्रश्न? क्योंकि कहानी कथन में कह कौन रहा है? अध्यापक, तो अध्यापक सक्रिय, और सुन कौन रहे? बालक, तो बालक निष्क्रिय होता है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 6 में। तो साथियों, अगला प्रश्न नंबर 7 आता है, बच्चों को शैशवावस्था में किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए? टेलीविज़न दिखाकर, वीडियो दिखाकर, खेल द्वारा और चार्ट आदि के द्वारा? तो प्रश्न संख्या 7 में सही आंसर बताइए। देखिए प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका खेल द्वारा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। खेल के द्वारा यदि आप शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षण देते हो तो अधिक ज्ञान का अर्जन होगा, छात्र उस चीज़ को जल्दी सीखेंगे रुचि के साथ में। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है आपके, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति है समस्या समाधान पद्धति, अवलोकन पद्धति, सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति और योजना पद्धति? देखिए, अगर आपको मानसिक शक्तियों का विकास करना है तो इनमें से किस विधि का या किस पद्धति का आप उपयोग करोगे? बताइए प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर कौन सा रहेगा? साथियों, इसका जो राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा मानसिक शक्तियों का विकास समस्या समाधान पद्धति में होता है। कौन सी विधि में होता है? समस्या समाधान में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन आपके है, ये देखिएगा, कक्षा में सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बिंदु है। पहला बिंदु, सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए। दूसरा बिंदु है, सहायक सामग्री निर्धारित समय से दिखाकर हटा ली जाए। तीसरा बिंदु है, सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो। और चौथा बिंदु है, सहायक सामग्री छात्रों को अच्छी लगे। तो 9वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है 1, 2, 3, 4 या एक आध विकल्प गलत लगता है, 2, 3, 4 विकल्प सही लगते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे बेस्ट विकल्प है उसका चुनाव आपको करना है। तो साथियों, यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है कि पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए जब तक पढ़ाते हैं, तो ये तो कतई गलत हो जाता है। मतलब या तो दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है। अब यहाँ पर दूसरे, तीसरे, चौथे में तुलना करें तो सहायक सामग्री छात्रों को अच्छी लगे हर बार वही सहायक सामग्री तो नहीं होती है, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब या तो दूसरा या तीसरा, बताइए अच्छे से आंसर देख करके। देखिए, सहायक सामग्री निर्धारित समय से दिखाकर हटा ली जाए, बिल्कुल सत्य कथन है ये। और सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। जैसे मान लीजिए, अगर हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं और आप हिंदी की सहायक सामग्री लेकर आ जाते हो तो वो किस काम की रहेगी? तो यहाँ पर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या है कि जो सहायक सामग्री है वो किससे संबंधित होना चाहिए? प्रकरण से संबंधित। दूसरा विकल्प भी वैसे यहाँ गलत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। 10वां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में शामिल 4 H में कौन शामिल नहीं है? हॉनेस्ट, हेल्थ,
हेड और हैंड। तो 4H का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। 4H में इनमें से कौन सा नहीं आएगा साथियों? 4H की संख्या जो होती है उसमें हेल्थ आ जाता, हैंड आ जाता है, हेड आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें तो आती है, लेकिन जो हॉनेस्ट है ये 4H में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें 4H में जो चौथा H है उसको हर्ट से लिया जाता है, भावात्मक पक्ष से। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? फिर 10वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। तो 10 क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए साथियों, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11 को। 11वां क्वेश्चन, सचमेन प्रच्छा प्रतिमान का एक प्रमुख लाभ होता है, शिक्षक को परिकल्पना परीक्षणों की तैयारी में कम समय लगेगा, ये इसका प्रमुख लाभ है। या समुदाय इस शिक्षण मॉडल को सर्वाधिक पसंद करेंगे, ये एक प्रमुख लाभ है। छात्र परीक्षण में पास होने लायक अंक ला सकेंगे, अथवा अंतिम विकल्प है छात्र उत्तम स्तर पर अधिगम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो सचमेन ने प्रच्छा मॉडल दिया है, आगमनात्मक प्रच्छा मॉडल इनके द्वारा दिया गया है साथियों। इसका सबसे प्रमुख लाभ क्या होता है? 11वें क्वेश्चन में आंसर का चयन कीजिएगा। देखिए 11वें प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही है, छात्र उत्तम स्तर पर अधिगम प्राप्त करेंगे, ये इसका सबसे प्रमुख लाभ होता है, क्योंकि आगमनात्मक प्रच्छा प्रतिमान इनके द्वारा दिया गया है, जिसके माध्यम से यदि बच्चों को आप शिक्षण कराते हो तो शिक्षण एक उत्तम स्तर पर वो प्राप्त कर लेते हैं। विकल्प नंबर 4 इसलिए सही हो जाता है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो साथियों 12वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली श्रेष्ठतर है क्योंकि यह सीमित समय में पूर्ण हो जाती है। प्रथम विकल्प, पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है। दूसरा विकल्प, इसका उत्तर देना सरल होता है। तीसरा विकल्प, या जांच कार्य भी सरल होता है। अंतिम विकल्प। देखिएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली बेहतर क्यों मानी जाती है, इसका आपको कारण बताना है दिए गए विकल्पों में से। तो साथियों ये जो 4 विकल्प है, इसमें यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? उत्तर देना सरल है। तो सरल उत्तर देना है इसलिए बेहतर नहीं माना जाता है। सीमित समय में पूर्ण हो जाती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बल्कि इसका सही आंसर है इससे पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित ये होती है। मतलब इससे जो एग्ज़ाम में जो पेपर बनाया जाता है उसमें संपूर्ण सिलेबस के प्रश्नों को आप सम्मिलित कर सकते हो। तो इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 12 में। ये जो चौथा विकल्प है, जांच कार्य भी सरल होता है, तो इसलिए बेहतर नहीं मानते हैं। ओनली दूसरा ही सही रहेगा साथियों 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन, प्रच्छा परीक्षण का प्रथम चरण इनमें से कौन सा है? समस्या का प्रस्तुतिकरण करना प्रथम चरण है, समस्या की पहचान एवं चयन करना ये है, या आंकड़ों का संग्रहण करना अथवा समस्या का समाधान करना। बताइए 13वें क्वेश्चन में प्रच्छा परीक्षण जो है इसका प्रथम चरण मतलब सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है साथियों? 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपका जो दूसरा विकल्प है, समस्या की पहचान करना और चयन करना, यही तो सबसे पहले किया जाता है कि आखिर जो समस्या है वो समस्या क्या है, किस समस्या को लेकर हम शिक्षण करने वाले हैं, उसकी पहचान और चयन करना, ये प्रथम चरण या प्रथम पद माना जाता है प्रच्छा परीक्षण का। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14वां क्वेश्चन है साथियों, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है, वह विधि है भ्रमण विधि, कहानी विधि, समस्या विधि या उपयुक्त सभी। तो 14वां क्वेश्चन समझ पर आधारित है। समझ पर आधारित कैसे है कि डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन बना दिया गया है। तो कैसे बना क्वेश्चन कि भाई शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व, तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व शिक्षक को रखना पड़ता है भ्रमण या पर्यटन विधि में, क्योंकि भ्रमण या पर्यटन विधि में
पूर्ण रूप से जिम्मेदारी। देखो दुर्घटनाएं होने की संभावना है, या किसी छात्र को कुछ हो जाए बाहर यदि छात्रों को आप ले जाते हो और वहाँ पर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? शिक्षक की रहती है। तो पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना के साथ वहाँ पर कार्य करना पड़ता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 को। 15वां क्वेश्चन आपका है अनुमोदन का लाभ नहीं है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहयोगी बनाता है, शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है, यह शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है, या चौथा और अंतिम विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अनुमोदन का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? देखिए आत्मसम्मान को बढ़ा रहा है, ये लाभ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सहयोगी बनाता, ये भी लाभ है। लेकिन शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ाना ये कोई लाभ थोड़ी है। भाई शिक्षक का कार्य बढ़ रहा है तो उसको आप लाभ थोड़ी कह सकते हो। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 15 में। तो 15 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 16 है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है किलपैट्रिक, मॉरिसन, B.S. ब्लूम और डेनियल डेविस। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक इनमें से कौन है? सही विकल्प बताइए साथियों। देखिए अगर डायरेक्टली पाठ योजना के प्रवर्तक माने जाते हैं तो किलपैट्रिक को नहीं माना जाता है, हर्बर्ट को माना जाता है। लेकिन यदि हम इकाई पाठ योजना की बात करें तो इकाई पाठ योजना के जनक हैं मॉरिसन, हेनरी क्लेव मॉरिसन, एच सी मॉरिसन जिनको हम कहते हैं, ये इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है। विकल्प नंबर कौन सा सही है? फिर आपका प्रश्न संख्या 16 में दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। लेकिन जब वीडियो पूरा होता है तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ये भी हमें ज़रूर बताएं साथियों कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। तो 17वां क्वेश्चन आपके आता है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए गणित का, संस्कृत का, विज्ञान का और समसामयिक घटनाओं का। वैसे तो सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपको इनमें से किसी एक का चुनाव करना है तो सपोज कीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक है, बच्चों को सामाजिक पढ़ाते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दिए गए विकल्पों में से। साथियों एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। समसामयिक मतलब जो वर्तमान में जो घटनाएं चल रही है उन घटनाओं का। विकल्प नंबर 4 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके है, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, नाटक शिक्षण में और व्याकरण शिक्षण में। इनमें से कौन से शिक्षण के लिए भाषा संसर्ग विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए नाटक में, पद्य में, गद्य में नहीं, बल्कि भाषा संसर्ग विधि का उपयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता है। किस शिक्षण के लिए किया जाता है? व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता है। इसमें अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं देते हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है भाषा संसर्ग विधि में। तो चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन साथियों, सामाजिक अध्ययन बल देता है, समन्वित ज्ञान पर बल देता है, अभिकर्मित अनुदेशन पर बल देता है, भूगोल विषय पर बल देता है या विशिष्ट अध्ययन पर बल देता है? तो सामाजिक अध्ययन इनमें से किस पर बल देता है? देखिए भूगोल एक सामाजिक के अंतर्गत ही आने वाला विषय है। विशिष्ट अध्ययन या अभिकर्मित अनुदेशन पर नहीं, बल्कि समन्वित ज्ञान, मतलब बच्चों को जो ज्ञान मिलता है वो समन्वित एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिलना चाहिए साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। देखिए एग्ज़ाम आपके 26 सितंबर को ही होगा, ये बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। और आपके पास अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, 98 दिन बच रहे हैं। पीछे से आप गिनना चालू कर दीजिए। किसी भी प्रकार कोई भी शंका आपके मन में नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम से संबंधित।
तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से ज़रूर हो जाए साथियों। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, J.F. हर्बर्ट के द्वारा दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु कितने सिद्धांत दिए गए थे? 1, 5, 6 और 4। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दबाजी में अगर किसी ने इसका उत्तर 5 कर दिया है तो वो गलत है, क्योंकि J.F. हर्बर्ट ने जो दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु जो सिद्धांत दिए थे वो 4 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे। एक तो स्पष्टता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया था, संबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया था और प्रयोग का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन 4 सिद्धांतों के आधार पर इनके 3 शिष्य थे साथियों, एक थे जिलर, एक थे राइन और एक थे हर्बर्ट स्पेंसर। इन तीनों ने मिलकर के इन 4 सिद्धांतों के आधार पर 5 पद निर्मित किए थे जिनको हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न 20 में। तो ये टेस्ट पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।